गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इस टॉपिक की तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से ले लेना, या मुझे मैसेज कर दें 9119602804 पे। मैं वहाँ से आप लोग को सेंड कर दूंगा। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ से रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे क्लास के। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। Father of Indian Constitution. B.R. Ambedkar is called as father of Indian Constitution. He was the head of the drafting committee. Drafting committee. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अंडर आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ बच्चा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ओरिजिन फॉर्म, कहाँ से ओरिजिन करता है ये? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने सबको, एवरीवन इज इक्वल, ये कहाँ से आता है बच्चे? यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये क्लियर है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर बच्चे एक और आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बच्चों कहाँ से आता है बताओ? कमेंट करो सब लोग, कमेंट करो। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन को। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? कौन सा अमेंडमेंट से एडेड हुई थी? 42nd अमेंडमेंट से एडेड हुई थी। 42nd अमेंडमेंट देखो, 42nd अमेंडमेंट क्या? 42nd अमेंडमेंट एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 51A आर्टिकल से स्टार्ट हो जाती है फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो? नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज परफॉर्म करना तो अच्छी बात है, इट इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़, बट इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़ तो आपको जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकता। यू कैनॉट बीन सेंट टू दी कोर्ट। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो देखो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजियस कल्चर, ये सारे कई सारे राइट्स हैं। ठीक है, हाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन है इस पर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज गिवन अंडर आर्टिकल 32। 32 के अंदर बच्चा क्या है? कई सारी रिट्स फाइल कर सकते हैं हम लोग, जैसे कौन कौन सी हो गई? हेबस कॉपस, मैंडमस, क्यू वारंटो, सर्टोररी और प्रोहिबिशन। ये तरह की रिट फाइल करके हम लोग क्या कह सकते हैं? अपनी जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय फाइलिंग रिट। तो आर्टिकल 32 में ये कहाँ पर है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट। फॉर सुप्रीम कोर्ट इज आर्टिकल 32। अब हाई कोर्ट में कौन से आर्टिकल के अंदर जाते हैं बताओ जरा, ये बताओ। ठीक है, फिर क्या? आर्टिकल 21 डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बच्चा आर्टिकल 21 के अंदर ही तुम्हारा आ जाएगा, सॉरी, आर्टिकल 21 के अंदर ही क्या आएगा? राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी किस में आएगा? आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, चलो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स? आर्टिकल नंबर एन 15। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया? देयर आर 5 टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कौन? रिलीजन, रेस, क्लास, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, क्लियर है। चलो, राइट टू एजुकेशन कहाँ पर दिया हुआ बच्चा? आर्टिकल नंबर 21 में। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल नंबर 21A, आर्टिकल नंबर 21A इज राइट टू एजुकेशन। ठीक है, चलो फिर बताओ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कौन से केस के थ्रू आया था? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के अंदर क्या आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा जो बच्चा ये ऊपर राइट टू एजुकेशन वाला हमारे पास ये है आर्टिकल नंबर 21, इट इज थ्रू द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। इसमें बच्चा 6 to 14 ईयर्स तक क्या था? एजुकेशन इज फ्री। ठीक है, ये देखो आर्टिकल नंबर 21 से 86 अमेंडमेंट 2002 मेक्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन
6 to 14 द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चलो नेक्स्ट आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है बच्चों? फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी? 12 ड्यूटीज। डीपीएसपी ऑफ विच पार्ट ऑफ द, कौन से पार्ट में? पार्ट 4। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल। मतलब बच्चा डीपीएसपी और क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके लिए आप लोग क्या कहते हैं, कहाँ नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, क्यों? या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्यों? या सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि बच्चे ये दोनों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क्स थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ होगी पर इसके बेसिस पे आप नहीं जा। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? ऐसे डायरेक्टिव हैं जिससे अगर एक अच्छी कंट्री, नाइस कंट्री कैसी होनी चाहिए उसके उसके बारे में चीज़ें लिखी गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ फॉलो हो। ठीक है, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक सिटीजन की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए अपने नेशन के तरफ, वो ड्यूटीज़ लिखी गई हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 13, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से बोरो किया गया है? आयरलैंड से। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, देखो DPSP are not justiciable guideline borrowed from Ireland. Fundamental duties were inserted in 42nd Amendment under Article 51A. ठीक है, ये रहा देखो ये। Who appoints the Prime Minister of India? बेटा प्राइम मिनिस्टर को वोट कौन करता है? पब्लिक। और प्राइम मिनिस्टर को वोट कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। क्लियर है? ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है बच्चे, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एंड विधान परिषद, इस टाइप से इन 4 हाउसेस का एक ग्रुप होता है। उसमें जो है पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स होते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग कैलकुलेशन, तो आज हम ऐसी रिवीजन कर रहे थे उसमें नहीं, कभी जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे। तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज ये होता है। ठीक है, द टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कितना? 5 ईयर्स। बच्चे इससे एक चीज़ याद रखो, वाइस प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है? 5 ईयर्स है। एक बच्चा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी कितना होती है? 6 ईयर्स होती है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की कितने ईयर्स होती है? बच्चा कोई ईयर्स नहीं, देखो मैक्सिमम होती है 5 ईयर्स। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है, मैक्सिमम 5 ईयर्स से पहले वो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हट जाए, पर वो 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं जा सकता। 5 ईयर्स के बाद उसको इलेक्शन कराना है। ठीक है, पर 5 ईयर्स से पहले हाँ हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कई 13 दिन की सरकार थी, 13 डेज की। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की 13 डेज की सरकार थी। 13 डेज उन्होंने रूल करा, फिर उनकी पार्टी डिसॉल्व हो गई। ठीक है, वो एक अलग इशू है। चलो, पीएम मेंबरशिप, बच्चा लोकसभा राज्यसभा दोनों का हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, जो अभी इस समय पीएम नरेंद्र मोदी है, वो कहाँ से मेंबर है? लोकसभा के। पर बच्चे इससे पहले जो तुम्हारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, मनमोहन सिंह ही वॉज फ्रॉम राज्यसभा। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सरदार, वो कहाँ से थे? राज्यसभा से थे। तो प्राइम मिनिस्टर कहीं से भी हो सकता है, या तो राज्यसभा से हो सकता है, लोकसभा से हो सकता है, कोई नहीं। इमरजेंसी आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा है? 352। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, पीएम नीड नॉट टू बी फ्रॉम लोकसभा। क्लियर है? राज्यसभा मेंबर कैन ऑल्सो बी पीएम। राज्यसभा मेंबर जो पीएम रहे हैं उनका नाम क्या है? मनमोहन सिंह। ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, देखो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 545। मनी बिल बच्चा कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा। ये याद रखना बच्चा, मनी बिल, मनी की रिलेटेड पावर किसके पास है? सिर्फ लोकसभा के पास है। मनी बिल आएगा, लोकसभा में पास होगा, लोकसभा ने इसको पास कर दिया, फिर वो कहाँ जाएगा बच्चा? राज्यसभा जाएगा। राज्यसभा में खूब डिबेट डिस्कशन होगा, पर अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो ये बिल पास है। फिर राज्यसभा में अगर ये फेल भी हो जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज राज्यसभा डू नॉट हैज़ द अपर हैंड ऑन मनी बिल। लिख लो, राज्यसभा डू नॉट हैव अपर हैंड ऑन मनी बिल। मनी बिल के केस में बच्चा राज्यसभा के पास अपर हैंड नहीं होता, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती है। अगर लोकसभा ने मनी बिल पास कर दिया तो मनी बिल विल बी पास। ठीक है, तो मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं? सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा जा सकते हैं, राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा उनको एक आइडिया दे सकता है कि नहीं ऐसे नहीं, पैसा ऐसे खर्च करो। जैसे 10%
एजुकेशन बजट है, इसको 15% कर दो। पर क्या इसकी बात सुनी जाएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है बात सुनी जाए। सिर्फ लोकसभा के पास ये राइट होता है कि वो मनी बिल पे रिलेटेड कुछ करे। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस? स्पीकर। स्पीकर जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जॉइंट सिटिंग किस केस में? जब टाई हो जाए मैटर से, कुछ बार बिल क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में जाएगा, और अगर बिल टाई हो गया, मतलब ना एक साइड ने हाँ या ना कुछ नहीं हुआ, टाई रहा, तो उस केस में क्या होता है, जॉइंट सेशन कराया जाएगा, ठीक है। लिखो, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस बच्चा। राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती, इट नेवर डिजोल्व। राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होगी, क्यों? राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, वेयर एज लोकसभा इज द टेम्पररी हाउस, इट डिजोल्व्स। कब डिजोल्व हो जाएगा? जब न्यू इलेक्शन होगा, ठीक है। द मैक्सिमम टर्म फॉर लोकसभा इज 5 ईयर बच्चा, मैक्सिमम टर्म है, ठीक है। टर्म मतलब देखो क्या होगा, एक 5 साल के बाद फिर आपको री इलेक्शन कराना है, फिर 5 साल तक का टाइम हो सकता है, इससे पहले गवर्नमेंट ब्रेक हो जाए, पर एक 5 साल बाद तो आपको फिर से री इलेक्शन कराना ही कराना, न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद, ठीक है। जो राज्यसभा में है उसमें 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। 1/3 ऑफ द मेंबर एवरी 2 ईयर से रिटायर होते थे, ठीक है। क्लियर है? नए मेंबर आते जाएंगे, 1/3 रिटायर होते होते जाएंगे, ठीक है। चलो, सुप्रीम कोर्ट इंडिया कब हुई? 1950, 28 जनवरी 1950 को क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यूज इन द, कहाँ पर दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। किस आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर क्या है बच्चा? आर्टिकल 13 के अंदर दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोला गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लिखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट किसको ओथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ओथ दिलाता है, ठीक है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन विच केस? देखो बच्चा, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है ना बच्चा, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो माना जाएगा। वो कहाँ पर है बच्चा? बिटवीन स्टेट्स में। क्रिमिनल केसेस में क्यों नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी बोल दिया तो आप प्रेसिडेंट के पास मर्सी भेज सकते हो, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट में भी क्या होता है? जरूरी इलेक्शन डिस्प्यूट वहाँ पहुँचे, ठीक है। बस डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट ही एक ऐसा है जहाँ पे किसके पास अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट की कहीं भी बात मानी जाएगी, ठीक है। इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इन्फोर्स करता है ना, बताया था। आर्टिकल 32 itself a fundamental right and is called as the heart and soul of the constitution by B.R. Ambedkar. It empowers citizen to directly approach Supreme Court. बच्चा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने को बोलता है, ठीक है। लिखो, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चा देखो, गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, ठीक है। देखो, जो इंडिया में प्रेसिडेंट है वो पावरफुल नहीं है बच्चे, वो किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है? प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करता है, ठीक है। पेपर में सेरेमोनियल हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और रियल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? द 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू द पंचायत, ये मैंने भी बताया था, पंचायत से रिलेटेड कल या परसों की करंट अफेयर्स की वीडियो में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन बच्चा देखो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जान लो। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। कितने? 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक। ये सेटअप है किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन टर्म कितने साल की होती है? 5 साल की टर्म होती है, ठीक है। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल की कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कितना टेन्योर होता है? 6 ईयर्स, ठीक है। 74th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड? म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है। 74th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द म्यूनसिपैलिटीज, 1992 में आया था
74th अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd एंड 4th अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी। 73rd से क्या आया, पंचायत, और 74th से क्या आया, अर्बन लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडी को ही म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं, ठीक है। ठीक, फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इमरजेंसी, देखो इसका प्रोविजन क्या है। फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन 1951, कॉन्स्टिट्यूशन के आते ही जो फर्स्ट अमेंडमेंट 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया, और 1951 में सबसे पहला अमेंडमेंट आया। क्या हुआ था बच्चा, जो है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पहला केस सुप्रीम कोर्ट में गए, ठीक है। देखो द 42nd अमेंडमेंट इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी। इसी 42nd अमेंडमेंट में लोकसभा का टेन्योर 6 ईयर्स कर दिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के थ्रू। फिर वापस से उसके बाद जब मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने वापस 5 ईयर्स कर दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज अंडर द आर्टिकल ऑफ 356, प्रेसिडेंट रूल। चलो, नेशनल इमरजेंसी किसके ग्राउंड में हो सकती है, वॉर हो तब भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल एग्रेशन होगा बाहर से कुछ, तब भी सही है। आर्म रेबिलियन हो रहा है तब भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी है जब या तो वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रेबिलियन हो, तब क्या होता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 352 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। बच्चा जो ये प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगा, ये किस पे करेगा बच्चा, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है बच्चे, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म रेबिलियन बच्चा, क्यों, देखो ये चीज़ देखो तुम, एक सेकेंड देखो क्या बोल रहा है ये, देखना, आई एम जूमिंग इट आउट। आर्म रेबिलियन था, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बाय 44th अमेंडमेंट 1978। 44th अमेंडमेंट 1978 में आर्म रेबेलियन को चेंज करके क्या कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। मतलब देखो क्या हुआ था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने अपनी कुर्सी, मतलब अपनी सीट सिक्योर करने के लिए क्या किया था, इसका फ़ायदा उठा के पूरे देश में इंटरनल डिस्टर्बेंस बोल के पूरे कंट्री में क्या लगा दी थी, इमरजेंसी लगा ली थी। इमरजेंसी में क्या होता है, आपके मैक्सिमम फंडामेंटल राइट, मैक्सिमम, सारे नहीं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है तुम लोग कमेंट में करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं एक बता देता हूँ, चलो आर्टिकल 21 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि राइट टू लाइफ है, जीने का हक नहीं चला जाएगा। तो इमरजेंसी के टाइम बच्चा क्या हो रहा था, इसने इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो इंदिरा गांधी ने सारे अपोजिशन लीडर को जेल भेजना शुरू कर दिया और ये सब शुरू कर दिया। क्यों, इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस टर्म बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या लगा दे रहे हैं, इमरजेंसी लगा दे रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो बाद में जब मोरारजी देसाई आई गवर्नमेंट तो उन्होंने इसको चेंज करा, इन्होंने बोला इंटरनल डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, उसका अब होगा आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, चलो इतना ही है अभी, बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और तब तक के लिए लाइक कर दो क्लास को, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है बच्चे, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।